Hello friends, welcome to our channel Toppers Education Point. Welcome to our science series. हम साइंस सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम क्लास फिफ्थ जो कि एनसीईआरटी के बुक के थ्रू हम 1 बाय 1 चैप्टर्स करके पूरी क्लास फिफ्थ के बुक को कंप्लीट करेंगे और प्लस इसमें हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को ही आपको बताएंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, जिससे आप अपना टाइम भी सेव कर सकते हैं, प्लस आप पेपर में मार्क्स भी अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और प्लस बुक में आपको चीज़ें सारी देख के आपको ज़्यादा आप कनेक्ट कर पाएंगे और आपको प्रॉफिट होगा इन सारी चीज़ों को पढ़ने में। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट चैप्टर 10 वॉल्स टेल्स स्टोरीज। चैप्टर 10 है बोलती इमारतें। हिंदी इंग्लिश वालों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं वीडियो जो है बाइलिंगुअल में आपको पढ़ाने जा रही हूँ इस चैप्टर को। सो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स स्टार्ट चैप्टर 10 बोलती इमारतें। यहाँ पे देखिए बच्चे, ये गोलकुंडा किले के बारे में आपको बताया गया है। गोलकुंडा का जो किला है ये कहाँ पर है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये किस स्टेट में है तो आप तेलंगाना करेंगे, और अगर ये पूछा जाए कि किस सिटी में है तो हैदराबाद करेंगे। और कब बना था गोलकुंडा का किला? 1143। कब बना था? 1143। ठीक है, 1143 में बना था। किस स्टेट में है तो तेलंगाना स्टेट में। अगर आपसे सिटी पूछी जाती है तो आप हैदराबाद, अगर हैदराबाद ऑप्शन में है तो आप हैदराबाद करेंगे, अगर हैदराबाद नहीं है देन आप तेलंगाना करेंगे। डिपेंड करेगा आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं। आगे देखते हैं हम। ये आप जो पिक्चर देख पा रहे हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे ये किला बनाया हुआ है तो इसमें बच्चे कुछ यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं, तो वो आपस में बात कर रहे हैं कि गेट पर ये नुकीले लोहे के भाले जैसा क्या दिख रहा है, ये क्यों लगाए गए होंगे, इतनी मोटी मोटी दीवारें भी तो हैं। तो देखिए ये जो है ये किसके बारे में बात की गई है। यहाँ दीवारें कहीं गोलाई में है तो कहीं आगे की तरफ निकली हुई हैं। या पिक्चर में देख पा रहे हैं कहीं पे कैसी हैं दीवारें और कहीं पर कैसी हैं। तो उनकी जो दीदी होती हैं वो बताती हैं कि ये बुर्ज है। क्या है ये? बुर्ज है। अब ये बुर्ज कैसा होता है? बुर्ज दीवार से ज़्यादा ऊंचे हैं। यह किले की बाहरी दीवार में 87 बुर्ज हैं। इस किले की बाहरी दीवार में कितने बुर्ज हैं? ये क्वेश्चन आता है कि कितने बुर्ज हैं? 87। गोलकुंडा के किले में कितने बुर्ज हैं? तो 87। मोटे दीवारें और लंबा चौड़ा गेट और इतने सारे बुर्ज, सुरक्षा के कितने कड़े इंतजाम हैं। ठीक है, तो आपको बुर्ज का क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो आप कितने बताएंगे? 87। ये देखिए यहाँ पे ये पिक्चर भी बनाई गई है। यहाँ पे बुर्ज हैं और कुछ छेद दिखाए गए हैं। ये बुर्ज क्यों बने होते थे और ये छेद क्यों बने होते थे? ये छेद इसलिए होते थे ताकि इसके पीछे जो सिपाही खड़े होते हैं वो पीछे से अगर बाय चांस यहाँ पे कोई अटैक होता है तो वो यहाँ पर खड़े होके हमला कर सकें, और प्लस वो इस छेद के पीछे प्रोटेक्ट भी रह सकें, अपने आप को सुरक्षित भी रख सकें और हमलावरों को मार सकें। किले में कितना कुछ। ठीक है, बाहर लिखा था सन 1518 से 1687 तक यहाँ कुतुबशाही सुल्तानों ने एक के बाद एक राज किया। तो 1518 से 1687 तक यहाँ पे किसने राज किया था? कुतुबशाही सुल्तानों ने। उससे भी पहले सन 1200 में यह किला मिट्टी का बना था और यहाँ दूसरे राजाओं का राज था। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुतुबशाही सुल्तानों ने कब राज किया, तो 1518 से 1687 में। और उससे भी पहले सन 1200 में यह किला किसका बना हुआ था? मिट्टी का बना हुआ था। देखिए ये सीढ़ियाँ तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। अब जैसे मंजिलें होती थी तो मंजिलों के लिए क्या होती हैं? सीढ़ी बनी होती हैं। और यह देखो दीवारों पर कितनी बारीक और खूबसूरत नक्काशी है। आपने भी जैसे यहाँ पे अपने आसपास कई किले वगैरह देखे होंगे तो उन पे क्या होती है? खूबसूरत नक्काशी होती है। तो वो खूबसूरत नक्काशी किस चीज़ की हेल्प से की जाती है? जो हथौड़ी और छेनी की हेल्प से जो आर्किटेक्चर होते थे वो क्या करते थे पुराने ज़माने में, उनको इतनी अच्छी नक्काशी आती थी कि वो पत्थरों पर ही हथौड़े और छेनी की हेल्प से क्या करते थे? नक्काशी करते थे। एक छत पर हमने फव्वारे जैसे भी तो देखा था। तो और हाँ, इस किले में कई बड़े बड़े टैंक और फव्वारे थे जिनमें हर समय पानी चलता रहता था। वाह, उस जमाने के इंजीनियर कैसे होते थे कि
जब मकान बनाते हैं इंजीनियर, आज भी जब इंजीनियर मकान बनाते हैं तो कई जगह पर हम देखते हैं कि बरसातों में क्या आ जाती है, सीलन आ जाती है। और यह तो छत पर पानी के फव्वारे चलते थे, तो क्या वहाँ पे सीलन नहीं आती होगी, और वो किस तरीके से चीज़ों को एडजस्ट करते होंगे। तब भी ये इमारतें कितनी समझ से बनाई गई थी। सोचे कि 500 साल पहले ये लोग कैसे रहते थे। ठीक है, और दिमाग में आपके कई सारे सवाल भी आ रहे होंगे कि इतनी ऊंचाई पे पानी कैसे चढ़ता होगा। पुराने ज़माने में थोड़ी ना मोटर्स वगैरह होती थी, तो वो कैसे पानी चढ़ाते होंगे, फुवारे कैसे चलते होंगे, और हवा और रोशनी का क्या इंतज़ाम होता होगा। ठीक है, तो ये सारी छोटे छोटे आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब यहाँ पे देखिए कहाँ है पूर्व पश्चिम। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि कौन सी डायरेक्शन में कौन सी दिशा होती है, किस साइड पे। यहाँ पर होती है आपकी ईस्ट। ठीक है, मैंने नीचे बनाया था, मैं आपको ये दिखाती हूँ। देखिए ईस्ट इस साइड होगा, वेस्ट। जब आप मैप पे भी देखते हैं तो हम हमेशा डायरेक्शंस इसी साइड रखते हैं, नॉर्थ, साउथ। और ये इनके बीच में जो होती है, ये नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, वेस्ट साउथ, नॉर्थ वेस्ट, ये इस तरीके से होती हैं। ठीक है, और प्लस यहाँ पे जो गोलकुंडा के नक्शे को देखकर आपको चारों दिशाएं तीर के निशान से दिखाई गई हैं। अगर तुम बोरली दरवाजे से किले के अंदर देख रहे हो तो कटोरा हाउस किस दिशा में है। ठीक है, कहाँ से देख रहे हो, अगर आप बोरली दरवाजे से किले के अंदर देख रहे हैं तो कटोरा हाउस जो है आपका किस दिशा में है। देखते हैं हम पिक्चर। देखो ये रहा आपका बोरली दरवाज़ा। ठीक है, और कटोरा हाउस यहाँ पर है। ठीक, तो कटोरा हाउस यहाँ से आपका किस डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में। अभी मैंने कौन सी डायरेक्शन बताई थी, नॉर्थ। ठीक है, इस पिक्चर से आप देख सकते हैं, तो हमारा ये कौन सी दिशा में होगा, नॉर्थ में। नेक्स्ट है, अगर कोई बंजारा दरवाजे के अंदर आ रहा है, अगर कोई बंजारा दरवाजे से अंदर आ रहा है तो कटोरा हाउस किस दिशा में होगा। अब हमें क्या क्या देखना होगा, बंजारा दरवाज़ा और प्लस कटोरा हाउस। सो ढूंढते हैं इसमें। कटोरा हाउस तो आपका यही है, और बंजारा दरवाज़ा। अब आपको क्या बोला था कि अगर कोई यहाँ से अंदर आ रहा है, यहाँ से अंदर आ रहा है, तो इसके यहाँ से ये नीचे कटोरा हाउस आपका किस डायरेक्शन में पड़ेगा, साउथ डायरेक्शन में। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, साउथ। अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बोडली दरवाजे से कटोरा हाउस किस दिशा में, तो आप क्या आंसर करेंगे, नॉर्थ। और अगर ये पूछा जाए कोई बंजारा दरवाजे से कटोरा हाउस किस दिशा में है, तो साउथ दिशा में। बाला हिसार से तुम किस दिशा में चलोगे कि मोती महल पहुंच जाए। ढूंढते हैं, बाला हिसार और मोती महल कहाँ पर है। ये देखिए पेन से हाईलाइट कर रखा है आपको ऑलरेडी। तो बाला हिसार इधर है, ठीक है, और मोती महल इधर है। तो इस साइड पे कौन सी डायरेक्शन पड़ेगी आपकी, ईस्ट। कौन सी डायरेक्शन पड़ेगी, ईस्ट। ठीक है, पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किले की बाहरी दीवार पर कितने दरवाजे दिख रहे हैं। जब आप नीचे इसमें चेक करेंगे तो इसमें आप देखोगे कि इसमें ना पूरे 9 दरवाजे हैं। ये जैसे बंजारा दरवाज़ा, पटन चेकू दरवाज़ा, तो कितने दरवाजे हैं। अगर आपसे नॉर्मली पूछा जाए कि गोलकुंडा किले की जो बाहरी दीवार है उस पर कितने दरवाजे हैं, तो उस पर 9 दरवाजे हैं। और किले में कितने महल हैं, 3 महल हैं। ठीक है, महल को बोलते हैं पैलेस। पानी के लिए क्या क्या इंतजाम दिख रहे हैं, जैसे बावड़ी होती है, कुएं होते हैं, हौज होते हैं। बावड़ी हमने पहले के चैप्टर्स में हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे ये 2 ऐसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं नक्शे में। फतेह दरवाजे से बाला हिसार कितने सेंटीमीटर की दूरी पर है, और अगर ये ज़मीन पर हम देखेंगे तो कितने मीटर की दूरी पर होगा। ठीक है, मकई दरवाजे से फतेह दरवाज़ा कितने दूर पर है, तो अबाउट 100 मीटर के डिस्टेंस पर है। यहाँ पे आप बच्चों को डायरेक्शंस के बारे में बता सकते हैं। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेकर इस पिक्चर को एक बार देख सकते हैं। ठीक है, ये सारा क्या है, गोलकुंडा किले का नक्शा है। किसके किले का, गोलकुंडा किले का नक्शा है। अब आगे देखते हैं कि ये हमले क्यों। हम बातें कर रहे थे कि श्रीधर ने तोप दिखाने के लिए हमें आवाज़ दी। आपने देखा होगा कि पुराने ज़माने में क्या होता था, एक दूसरे का राज हड़पने के लिए और अपने राज्य का विस्तार करने के लिए क्या करते थे लोग, एक दूसरे पे
हमला करते थे जिससे उसका राज्य जीत। देखिए ये हमले क्यों, यह तोप तो कुतुब शाही सुल्तान की ही होगी। देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं बच्चे, तोप के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये तोप जो कुतुब शाही सुल्तान की ही होगी। तोप का इस्तेमाल औरंगजेब ने किया था। तो आपसे पूछा जाए तोप का इस्तेमाल किसने किया था? औरंगजेब ने। औरंगजेब बादशाह की पूरी फौज बंदूकों और तोपों के साथ यहाँ हमले करने आई थी, पर वह किले में घुस भी नहीं पाई थी। उसकी पूरी सेना 8 महीनों तक बाहर ही खड़ी रही थी। आपने हिस्ट्री में भी ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी कि जो औरंगजेब था वो यहाँ पे हमला करने के लिए आया था अपनी पूरी की पूरी सेना के साथ, बंदूकों और तोपों के साथ, पर वो किले में घुस भी नहीं पाया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे काफ़ी मोटी मोटी दीवारें थी और प्रोटेक्शन काफ़ी अच्छी थी। बादशाह हो या राजा, सभी का यह खेल था। तो ये हमले आखिर करे क्यों जाते थे? सब अपना राज फैला सकें, छोटे छोटे राजाओं और सुल्तानों से अपना रिश्ता जोड़ सकें और उन्हें अपने इलाके में शामिल कर सकें। तो बेसिकली इनका काम क्या होता था कि जो भी कोई राजा है वो अपने राज्य का विस्तार करने के लिए एक दूसरे पे हमला करते थे और उस राज्य को जीत लेते थे, और उनका क्या होता था, उनकी जो पावर होती थी वो इंक्रीज होती थी। दूसरी तरफ से आने की कोशिश करती तो यहाँ बुर्ज पर बैठे सिपाहियों को दूर दूर तक सब कुछ साफ नजर आता था। देखो जो मोटी मोटी दीवारें होती थी वो क्यों होती थी? ताकि जैसे दूसरी तरफ से अगर कोई आ रहा है तो बुर्ज पे कुछ लोग बैठ जाते थे। आपने ऊपर देखा था बुर्ज और छेद का जो था वो फोटो बनी हुई थी। तो बुर्ज का काम क्या होता है, वहां पे सिपाही जो होते थे वो खड़े रहते थे और देखते थे कि कोई दूर से आ रहा है तो उनपे नजर रख सके और ताकि कोई हमला ना कर पाए। नेक्स्ट है, आजकल क्या होता है, पहले तो तोप और ये सब चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था, तलवार हो गए, घोड़े हो गए, पर आजकल क्या है, आजकल न्यूक्लियर बम हैं काफ़ी सारे देशों के पास, तो वो उनसे क्या करते हैं, उनसे एक दूसरे पे हमला करते हैं। और आजकल आपने सुना ही होगा किसी देश ने दूसरे देश पर हमला किया, यूक्रेन का कितना ज़्यादा सुनने में आ रहा है, पूरा वही चल रहा है। श्रीधर ने किले में जो तोप देखी थी वह कांसे की बनी थी। अब देखो कांसा क्या होता है, ब्रॉन्ज होता है। अब ब्रॉन्ज का फॉर्मूला क्या होता है, अब ये आपको खुद से सर्च करना है, ठीक है। कांसे की चीज़ें हजारों साल पहले से आदिवासी बनाते आए हैं। आज भी सोचकर हैरानी होती है कि गहरी खानों से तांबा और टिन कैसे निकलता है। तांबा किसको बोलते हैं? तांबा बोलते हैं कॉपर को। टिन बोलते हैं, टिन आपको पता होगा फॉर्मूला क्या होता है इसका, SN, ठीक है, टिन का। कॉपर का CU, कॉपर का फॉर्मूला क्या होता है, CU। ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये पेपर में आपके आ जाती हैं 1 मार्क्स में ही। तांबा और टिन कैसे निकलता होगा, पिघलाते होंगे। फिर तुम्हारे घर में आसपास आपने कौन कौन सी चीज़ें देखी हैं जो तांबे की, पीतल की और कांसे की बनी है? जैसे आपने कॉपर के आइटम्स देखे होंगे, लोटा होता है, ब्रास का भी लोटा होता है, पूजा की थाली होती है, ठीक। और ब्रॉन्ज की क्या होती है, नटराज की मूर्ति होती है। अब देखो जब टेलीफोन नहीं था, दीदी हमसे राजा के महल में एक जगह खड़े रहने के लिए कहकर खुद फतेह दरवाजे पर चली गई। कहाँ चली गई? फतेह दरवाजे पर। कुछ देर बाद दीदी की आवाज़ आई, होशियार, मैं सुल्तान अबुल हसन हूँ, मुझे गाना बजाना और कुचिपुड़ी नृत्य बहुत पसंद है। तो सुल्तान अबुल हसन को कौन सा क्या चीज़ें पसंद थी? कुचिपुड़ी नृत्य और गाना बजाना। ये वो लड़की बोल रही है अपनी आवाज़ में। हमें बहुत हंसी आई, लेकिन हम हैरान भी थे कि दीदी की आवाज़ इतने दूर तक कैसे पहुंची। बाद में उन्होंने बताया कि फतेह दरवाजे पर खड़े होकर कुछ भी बोलें तो राजा के महल में यहाँ सुनाई देता है, ठीक है। और तांबे और पीतल के बर्तन के बारे में हमने जब बूंद बूंद और दरिया दरिया वाला चैप्टर पढ़ा था उसके बारे में आपको बताया था, पिक्चर्स भी दिखाए गए थे। पानी का इंतज़ाम। अब आप सोचोगे कि पुराने टाइम पे पानी का इंतज़ाम कैसे होता था? जैसे आपने देखा था कि फुवारे चल रहे थे, तो इतनी ऊंचाई पे कैसे फुवारे चल रहे थे, पानी कैसे पहुंच रहा था? तो अंदाज़ा लगाओ कि बैलों के घूमने से इस डंडे के ठीक नीचे लगा ड्रम किस दिशा में घूमेगा। ये देखो यहाँ पे ये ड्रम दिखाया गया है, पिक्चर को जब आप देखोगे, ठीक है, ये ड्रम है और दांतेदार पहिए, ये जो पहिया दिखाया गया है इसमें क्या है, टूथड व्हील है। जब बैल इससे बैल क्या करते हैं, इससे बैल को अटैच करते हैं। अब जैसे जैसे बैल इसके चारों ओर ऐसे ऐसे घूमेगी, ठीक है, तो बाकी चीज़ें किस डायरेक्शन में जाएंगी? अंदाज़ा लगाओ कि बैलों के घूमने से डंडे के
ठीक नीचे वाला ड्रम किस दिशा में घूमेगा? तो ये जो डंडे के नीचे वाला जो ड्रम है ये किस दिशा में घूमेगा? तो बताएं आप। और उसके साथ साथ लगा दांतेदार टूथ व्हील पहिया किस दिशा में घूमेगा? तो ये जो ड्रम है ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, और जो ये दांतेदार पहिया है ये किस डायरेक्शन में घूमेगा? क्लॉकवाइज। पुराने ज़माने में इसी तरीके से बैलों को जोड़ दिया जाता था ताकि पानी जो है बैलों की हेल्प से निकाला जा सके। बैलों के घूमने से डिब्बे की माला पानी को कैसे ऊपर चढ़ाती है? क्या आपको कुछ पता चला कि किस तरह से पानी के कुएं से निकालकर टैंकों में भरा जाता है? आज भी हमें किले की दीवारों में मिट्टी के पाइप दिखते हैं। इन्हीं के जरिए महल में जगह जगह पानी पहुंचाया जाता था। देखो ये यहाँ पे दिखाया गया है डायग्राम में मिट्टी के पाइप। और अभी एक आपने देखा बैल की हेल्प से होता था, और पुराने टाइम पे तो स्टेप वेल जो हमने बावड़ी वगैरह भी पढ़ी थी उनसे भी पानी का इस्तेमाल किया जाता था, उनसे भी पानी लिया जाता था। और आजकल क्या होता है, आजकल पानी को ज़मीन से नीचे से पानी को ऊपर तक कैसे चढ़ाया जाता है? आजकल तो बोरिंग है, ट्यूबवेल लगे होते हैं, तो उन सब चीज़ों से चढ़ा सकते हैं। बिना बिजली के पानी को कैसे ऊपर चढ़ाओगे? ये आपके नॉर्मल क्वेश्चन है, सोचने वाले, थिंकिंग बेस्ड है। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए, पत्थरों के नीचे इस सुरंग जैसी जगह में बहुत ठंडी हवा आ रही थी। आवाज़ें निकाले और एक गूंज सुनते हैं, सभी इस मेहराब के नीचे से गुजरते हैं। ये जो पिक्चर दिखाई गई है आपको फर्स्ट वाली, इसको मेहराब बोला गया है। यहाँ पे लिखा हुआ था कि यहाँ पे फौजी रहते हैं। सुरंग के नीचे जो है कैसी हवा आएगी? ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। और यहाँ पे लिखा हुआ था कि यहाँ पे फौजी रहते हैं। और आजकल लोग क्या करते हैं, जैसे ये आपको पत्थर वाली ये जो इमेज दिखाई गई थी, लोग क्या करते हैं इन पे अपने नाम लिख देते हैं, जिससे ये इनको क्या कर रहे हैं, इनको हानि पहुंचा रहे हैं और इन चीज़ों को ख़राब कर रहे हैं। ओहो, मैं तो ये सोचकर ही सिहर जाती हूँ कि इस दीवार ने सैकड़ों सालों में क्या क्या नज़ारे देखे होंगे, कितने ही सुल्तान और उनकी बेगम, हाथी, घोड़े और ना जाने क्या क्या, पर हम लोगों ने कुछ ही सालों में इनका क्या हाल कर दिया है। ठीक है, तो हमें इसीलिए बोला जाता है कि हमें इन पे अपना नाम लिखकर गंदा नहीं करना चाहिए, और जैसी ये चीज़ें हैं इनको ऐसे ही रहना देना चाहिए। और बच्चों को हम ऐसी स्टोरीज़ को, ये पैडागोजी वाला क्वेश्चन बन सकता है कि लाइक नाटक करवा के, चित्र बनाकर, कहानी बनाकर और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बच्चों को इन चीज़ों से कनेक्ट कर सकते हैं, और बच्चों को एज अ रोल मॉडल कि हाँ आपको ये एक्ट करना है या आपको इस चीज़ के बारे में लेकर आना है या फिर प्रेजेंटेशन देनी है। इस तरीके से हम बच्चों को क्या कर सकते हैं, उनके रियल लाइफ से कनेक्ट कर सकते हैं। उनके महल पर फुवारे तो चल ही रहे होंगे ना, अंदर से महल आलीशान पर्दों और कालीनों के साथ कैसा लग रहा होगा, और गुलाब चमेली के फूलों के खुशबू से आ रही होगी। देखो जो महल होते थे उनमें क्या होते थे, आलीशान पर्दे होते थे और फूलों की भी खुशबू आती थी, कालीन होते बिछाने के लिए। वह कारीगर, जो कारीगर होते थे जो नक्काशी करते थे, यहाँ पे उसके बारे में बताया गया है कि कारीगर पत्थरों को छेनी और हथौड़े से काट काट कर कितनी सुंदर नक्काशी कर रहा है। क्या पत्थरों से धूल से कारीगरों को कोई दिक्कत होती है? देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि पत्थरों की धूल से जो पर्सन होते हैं, जो वहाँ पे काम कर रहे होते हैं, उनको कौन सी प्रॉब्लम होती है। तो एक ये क्वेश्चन आप लोग फाइंड आउट करेंगे, और प्लस नक्काशी कैसे की जाती है, नक्काशी कैसे की जाती है, पत्थरों को छेनी से और हथौड़ों से काट काट कर। अब नेक्स्ट है यहाँ पे म्यूजियम। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गोलकोंडा देखकर वापसी में ये बच्चे हैदराबाद के म्यूजियम संग्रहालय में गए। तो गोलकोंडा का जो यहाँ का हैदराबाद में क्या है, म्यूजियम है। म्यूजियम क्या होता है, यहाँ पे पुरानी जो चीज़ें होती हैं उनको इकट्ठा करके रखा जाता है ताकि जो आने जाने वाले लोग हों उनको देख सकें और उनके बारे में चीज़ों को जान सकें कि पहले ज़माने में क्या चीज़ें कैसे थी। जैसे बर्तन, औजार, जेवर, हथियार वगैरह यहाँ पे खुदाई में निकले थे। म्यूजियम में गोलकुंडा किले के आसपास की खुदाई की क्या क्या चीज़ें निकली थी, जैसे बर्तन थे, औजार, जेवर, हथियार, ये सारी चीज़ें थी। और म्यूजियम कहाँ पर है, हैदराबाद में। छोटी सी प्लेट तो कांसे की है, वह नैले टुकड़ा चीनी मिट्टी का। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें दी गई हैं, उनके बारे में बताया गया है। अगर सोचो ये चीज़ें अगर आपको संभाल कर नहीं रखी जाती तो क्या आप इन चीज़ों के बारे में पता कर पाते? नहीं पता कर पाते। तो इसीलिए बोला जाता है कि जैसे जो पुरानी चीज़ें हैं उनको देखकर हम उन पुराने टाइम के बारे में जान सकते हैं। तुमने आसपास किस किस तरह के बर्तनों का इस्तेमाल देखा है? आपने देखा होगा कि स्टील के, एल्युमिनियम के, ब्रास के, कॉपर के, प्लास्टिक के, ये सारे क्या होते हैं, हम आजकल बर्तन यूज़ करते हैं या फिर आपने देखे ही होंगे। ठीक है,
नेक्स्ट है, यहाँ पे कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, आप भी अपना एक म्यूज़ियम बना सकते हो। तो पुरानी जो छड़ियाँ, छतरियाँ, लकड़ी की खड़ाऊ, चप्पलें, बर्तन वगैरह, इन सबको आप इकट्ठा करके क्या कर सकते हैं, एक म्यूज़ियम बना सकते हैं और फिर प्रदर्शनी लगा सकते हैं। प्रदर्शनी बोलते हैं हम एग्जीबिशन को। किसको बोलते हैं? एग्जीबिशन को। ठीक है, जहाँ पे लोग जैसे हमने कुछ चीज़ें, पुरानी चीज़ें इकट्ठी करके रख दी और लोग आएंगे, उनको देखेंगे, उनके बारे में इंफॉर्मेशन गेन करेंगे। और यहाँ पे देखो, रजनी केरल के मल्लापुरम ज़िले के एक सरकारी स्कूल में पढ़ाती है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, केरल में कौन सा ज़िला है? मल्लापुरम ज़िला। अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए, मल्लापुरम ज़िला किस स्टेट से रिलेटेड है, तो आप क्या बोलेंगे? केरल से। या फिर केरल से रिलेटेड कौन सा ज़िला है? आपको कोई 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें से एक ऑप्शन आपका मल्लापुरम भी होगा, तो आपको मल्लापुरम को टिक करना होगा। यह लगभग 500 साल पुरानी पेंटिंग है। ये आपको कुछ पेंटिंग दिखाई गई है जिसमें दिखाया गया है कि आगरे का किला किस तरह से बनाया जा रहा था। ये कहाँ की है? आगरे के किले की। तो आगरे का किला कहाँ पर है? ऑब्वियस है, आगरा का किला है तो आगरा में ही होगा। ठीक है, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, देखो ये भारी खंबा ढलान पर कैसे ऊपर ले जा रहे हैं। भारी चीज़ें ढलान पर चढ़ानी आसान होती है या सीधी ऊपर ले जानी? अगर कोई स्ट्रेट चीज़ होगी तो उस पर ले जाने में प्रॉब्लम होगी, और अगर कोई ढलान वाली चीज़ है तो ईजिली थोड़ा ले जा सकते हैं। क्या मशक से भरकर पानी ले जाया जाता हुआ आदमी आप देख पा रहे हैं? इस पिक्चर में आपको ढूंढना है। ठीक है, बाकी इस चैप्टर में बच्चे इतना ही था, तो गोलकुंडा के बारे में। और हाँ, प्लस वन मोर थिंग, जो ये गोलकुंडा का किला, ये काकतीय वंश से रिलेटेड है। ठीक है, किससे क्वेश्चन आ जाता है तो ये कौन से वंश से रिलेटेड है? काकतीय वंश से। तो हमने यहाँ पे गोलकुंडा किले के बारे में देखा कि यहाँ पे बुर्ज थे और किसने, औरंगजेब ने यहाँ पे हमला किया था। और यहाँ इसमें कितने बुर्ज थे? 87 बुर्ज थे। कितने महल हैं इसमें? और इसकी बाहरी दीवार में कितने गेट हैं? ये सारी चीज़ें हमने क्या की हैं, इसमें स्टडी की है। और यहाँ पे देखिए कि मैप में 1 सेंटीमीटर कितने कितने मीटर के बराबर है? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 110 मीटर। और अगर आपसे पूछा जाए, जैसे मान लीजिए कि 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना मीटर होगा? ठीक है, मैप पे अगर 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है तो वो रियल में कितना डिस्टेंस होगा? तो आप क्या करेंगे, 110 मीटर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस निकल कर आ जाएगा। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और प्लस बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको आगे आने वाली सारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। बाय एवरीवन।